शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग विद्युत रसायन चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 का। इसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, आणविकता किसे कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता दोनों में क्या अंतर होता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, प्रारंभिक अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रारंभिक अभिक्रिया का वेग किसके ऊपर निर्भर करता है, जटिल अभिक्रिया का वेग किसके ऊपर निर्भर करता है। और उसके बाद हम लोग को शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि के लिए किसका मान निकालना पड़ेगा, के का। वैसे पहले जो वीडियो आया था उसमें भी हम लोग के का मान निकाल चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आज हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, क्या देखे थे कि मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया में A+B आपका उत्पाद बना रहा है, ठीक है, और ये A का A मोल है और B का B मोल है। तो द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम क्या बोलता है कि इस रिएक्शन में उत्पाद बनने का जो स्पीड है R, ठीक है, वो किसके समानुपाती होता है, A और B के मोलर सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती। क्लियर है, जहाँ A मोल है उसका घात A लग जाएगा, B का मोल किसमें लग जाएगा, B। ये जो रूल दिया गया है ना, ये रूल, ठीक है, ये रूल है आपका क्या, सैद्धांतिक रूप से, ठीक है। भले हम लोग बोल रहे हैं द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम, लेकिन प्रैक्टिकली जब इस नियम को करोगे तो जरूरी नहीं है कि A और B दोनों की सांद्रता के घात के ऊपर निर्भर करे। मैं आप लोगों को उदाहरण दिया था ना कि जैसे घर में 4 लोग कमाने वाले हैं तो 4 के 4 कमाने वाले के ऊपर घर के खाने का खर्चा निर्भर करेगा क्या, नहीं। हाँ, हो सकता है कि भाई कि चारों के चारों खाने में योगदान दे रहे होंगे, लेकिन ऐसा होता है अक्सर 99% कि हाँ घर में पिताजी हैं तो उनके पैसे से घर का राशन सामान आता है। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 4 लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। केवल कितने लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल एक आदमी के ऊपर। सेम टू सेम वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को देखकर हमको क्या लग रहा है कि A का A मोल और B के B मोल के ऊपर सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या है, समानुपाती है, यानी कि A के A मोल और B के B मोल के ऊपर निर्भर है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्या पता A के X मोल पर और B के Y मोल पर यह अभिक्रिया निर्भर हो। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, अभिक्रिया की कोटि। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में वास्तविक घातों की जो संख्या है, समझ आ रहा है कि नहीं, क्या बोल रहा हूँ, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें जो उसका जो दर है वो उसमें उपस्थित अभिकारक के वास्तविक घातों जिनके ऊपर क्रिया क्या करता है, निर्भर करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। यानी n = x + y, ये जो दिखाई देगा ना, वास्तविक अणु जो भाग ले रहा है अभिक्रिया में, उसके स्पीड को जो क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, वास्तविक अणुओं की संख्या को बोलते हैं हम लोग क्या, अभिक्रिया की कोटि। और ये जो n यहाँ पास A+B निकाल रहा हूँ, ठीक है, वो है आपका क्या, आणविकता। क्या है, आणविकता। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब जैसे कि एक रिएक्शन दे रहा हूँ N2 + 3H2, वो क्या बना रहा है आपका 2NH3, ऐसा दे रहा है। अब इसी को उल्टा कर देता हूँ मैं, 2NH3 है वो टूट करके क्या कर रहा है, N2 + 3H2 ऐसे दे रहा है। अब इस रिएक्शन को देखो, ये जो रिएक्शन है हम लोगों को क्या लगेगा, इसके टूटने का जो दर है R, स्पीड है, वो NH3 के घात कितने के ऊपर निर्भर कर रहा है, घात 2 के ऊपर निर्भर कर रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग देखे हैं कौन सा नियम, द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि 2 के ऊपर ही निर्भर करे, क्या पता इसके ऊपर निर्भर ही ना कर रहा हो, उत्प्रेरक के ऊपर निर्भर कर रहा हो, दाब के ऊपर निर्भर कर रहा हो, ताप के ऊपर निर्भर कर रहा हो। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो वास्तविक अणुओं की संख्या है ना, ध्यान देना, ये तो तुम्हारा जो दिया है वो है, लेकिन मान लो वास्तविक अणु का संख्या रहता है वो केवल प्रैक्टिकल से मिलता है, उसी को बोलते हैं हम लोग अभिक्रिया की कोटि। मतलब 100 बात का एक बात कि कोई भी रासायनिक समीकरण को देख करके तुम डायरेक्ट उसका अभिक्रिया का कोटि ज्ञात नहीं कर सकते, केवल उसका क्या ज्ञात कर सकते हो, आणविकता। क्या ज्ञात कर सकते हो, आणविकता। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। वास्तविक रूप से, ध्यान समझना, वास्तविक रूप से किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को अभिकारक के कितने अणु प्रभावित करते हैं उसको बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। लेकिन कुल अणुओं की संख्या को हम लोग बोल देते हैं आणविकता। क्या बोलते हैं, आणविकता। समझ आया कि नहीं। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में, वेग व्यंजक ये है ना, वेग व्यंजक में अभिकारक की सांद्रता के घातों का जो योगफल है और जिसके ऊपर यानी वास्तविक रूप से जिस घात के योग के बराबर, ठीक है ना, आपका रासायनिक अभिक्रिया का दर निर्भर करता है, उसको बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। अब क्या होता है अभिक्रिया की कोटि, जान डाले। अब अभिक्रिया की कोटि का लक्षण क्या है। सबसे पहला लक्षण है कि मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया का कोटि का मान क्या आ रहा है, 0, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये शून्य कोटि का अभिक्रिया है। क्या बोलेंगे, शून्य कोटि का अभिक्रिया है। मान लो 1 आया तो क्या बोलोगे, प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। 2 आ गया क्या बोलोगे, द्वितीय कोटि का अभिक्रिया है। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब n का मान, मतलब क्या बोल रहा हूँ, x + y, वास्तविक अणु की संख्या जो दिया है समीकरण में वो नहीं,
उसके नीचे एक और समीकरण दिया रहेगा, वेग समीकरण। तो वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारक की सांद्रता की घातों का जो योगफल होगा उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की कोटि। तो n का मान यदि 0 है तो शून्य कोटि, 1 आ गया तो प्रथम कोटि, 2 आ गया तो द्वितीय कोटि। तो पहला लक्षण तो अभिक्रिया की कोटि का वही है भाई कि शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि को कैसे प्रदर्शित करते हैं। दूसरा लक्षण क्या है बोलो हमें अभिक्रिया की कोटि का, कि ये एक प्रायोगिक मान है। तुम किसी भी रासायनिक समीकरण को देख करके उसका अभिक्रिया का कोटि याद नहीं कर सकते। क्लियर है, ये केवल क्या है, ध्यान देना, प्रायोगिक मान है। जबकि आणविकता जो रहता है वो क्या होता है, आपका सैद्धांतिक मान होता है। क्या होता है, सैद्धांतिक मान। यहां तक क्लियर है। अच्छा, तीसरा ये बोल रहा हूं कि अभिक्रिया की कोटि व आणविकता, अभिक्रिया की कोटि व आणविकता दोनों का मान समान हो सकता है, दोनों का मान समान हो सकता है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। घर में 4 लोग कमा रहे हैं तो मैं क्या बोल रहा था कि एक के ऊपर ही राशन सामान लाने की जिम्मेदारी है, तो उसी के ऊपर निर्भर कर रहा है घर के खाने का क्वालिटी। क्या पता कोई घर होगा उसमें चारों लाते होंगे, सबका योगदान होता होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन वो केस क्या रहता है, मिनिमम है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ कि x + y कर रहा हूँ वो बराबर हो सकता है किसके, a + b के। किसके बराबर हो सकता है, a + b के। कुछ कंडीशन आ सकता है कि हाँ अभिक्रिया की कोटि और आणविकता का मान, दोनों का मान क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। और तीसरा के बाद सबसे लास्ट, चौथा सबसे IMP पार्ट क्या बोला हूं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर रहती है, खासकर जटिल रासायनिक अभिक्रिया, जटिल रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जो बहुत सारे स्टेप में कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं क्या, जटिल रासायनिक अभिक्रिया। तो जटिल रासायनिक अभिक्रिया का जो दर रहता है, स्पीड रहता है, वो सबसे मंदतम पद पर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है, सबसे मंदतम पद पर निर्भर करता है, सबसे मंदतम पद पर निर्भर करता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं। कैसे मंदतम पद पर निर्भर करता है भैया, जैसे कि तुम लोगों को एक उदाहरण दिया था, याद करो, साइकिल की फैक्ट्री वाला, कि एक साइकिल का फैक्ट्री है, उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। उनका मैनेजर है कौन, राजू है, उनका मैनेजर कौन है, राजू। अब राजू को बॉस से पड़ा है डांट कि साइकिल के फैक्ट्री का उत्पादन बढ़ाओ। अब राजू ऑब्जर्व कर रहा है मजदूरों को। एक मजदूर है कौन, पहला मजदूर जैसे तुषार है भाई, तुषार है, वो साइकिल का क्या बना रहा है, फ्रेम बना रहा है। एक दिन में 100 फ्रेम बना रहा है, ठीक है, फ्रेम बना रहा है। साइकिल का चक्का कौन बना रहा है, सत्यम बना रहा है। साइकिल का चक्का कितना बना रहा है एक दिन में, चलो साइकिल का पहिया बना रहा है, कितना पहिया बना रहा है, 200 पहिया, ठीक है भाई। अच्छा, एक है वो सीट बना रहा है, ठीक है, सीट कितना बना रहा है, एक दिन में 100 सीट बना रहे हैं। एक और व्यक्ति है जैसे लक्की है, लक्की क्या बना रहा है, एक दिन में 150 सॉरी सीट बोल रहा हूँ, लक्की क्या है, लक्की क्या कर रहा है, आपका कुछ बना देते हैं भाई उसको, हाँ घंटी बना रहा है। एक दिन में कितना घंटी बना रहा है, मात्र 50 घंटी। अब बताओ राजू किसको चमकाएगा, राजू किसको चमकाएगा, लक्की को चमकाएगा ना। क्यों, क्योंकि वो घंटी को क्या बना रहा है, बहुत ही कम मात्रा में। बाकी के सभी लोग देखो, 100 साइकिल के लिए फ्रेम 100 तैयार है, सीट भी एकदम 100 तैयार है, उस फैक्ट्री का उत्पादन 100 हो सकता था, लेकिन एक मात्र घंटी कम, मात्रा क्या हो गया, कम, 50। हंस रहे हो जी, ठीक है, कितना हो गया, 50। अब 50 हो गया तो देखो जो सबसे कम काम कर रहा था उसी के कारण पूरे साइकिल फैक्ट्री का क्या हो गया, स्पीड क्या हो गया, कम। एक दिन में 100 साइकिल बन सकता था, लेकिन 50 घंटे कम ही पड़ गया। समझ आ रहा है ना। तो उस कारण क्या हो गया, आपका जो साइकिल फैक्ट्री का उत्पादन दर था वो क्या हो गया, कम हो गया। सेम टू सेम वैसे ही कोई रासायनिक अभिक्रिया है, वो मान लो A से B बन रहा है, B से C बन रहा है, C से D बन रहा है, ऐसा बहुत सारे पदों में कंप्लीट हो रहा है। मान लो जो पद सबसे स्लो होगा उसी स्लो पद के ऊपर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर रहता है वो क्या करता है, निर्भर करता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। मंदतम पद दर निर्धारक पद होता है, मंदतम पद दर निर्धारक पद होता है। यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा डिटेल आपका अभिक्रिया की कोटि के बारे में। अच्छा, और अभिक्रिया की कोटि के बारे में डिटेल बता देता हूं। अभिक्रिया की कोटि का कोई मात्रक नहीं होता, कोटि का कोई मात्रक नहीं है भाई, अभिक्रिया की कोटि का कोई मात्रक नहीं होता। अच्छा, अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। अभिक्रिया की कोटि का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य जो भी है, ठीक है ना, भिन्नात्मक, ये सब हो सकता है। समझ आया। तो एक होता है अभिक्रिया की कोटि और एक होता है आपका आणविकता। दोनों में क्या अंतर है एक बार देख लेते हैं। दूसरा पोर्शन शुरू करते हैं। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, मतलब आएगा। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है। पहला तो क्या बोला हूँ कि अभिक्रिया की कोटि को प्रयोग द्वारा ज्ञात करते हैं जी,
और ये क्रियाविधि से पता चल जाता है। किससे पता चलता है? क्रियाविधि से। अच्छा, अभिक्रिया की कोटि जो है ध्यान से समझना, ठीक है, एक प्रायोगिक मान है। क्या है? एक प्रायोगिक मान है। और ये कैसा मान है जी? ये है आपका सैद्धांतिक मान। बस रूल के हिसाब से बोल दिए, मतलब बोल दिए। अच्छा, यहाँ पास देखो, अभिक्रिया की कोटि अभिकारक के वास्तविक घातों के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करेगा? वास्तविक घातों के ऊपर, ठीक है, घातों के ऊपर। और ये उसमें टोटल उपस्थित कुल घातों के योग के बराबर, कुल घातों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। और क्या जाने हो इसके बारे में, अभिक्रिया की कोटि के बारे में? चौथा, अभिक्रिया की कोटि सरल, ठीक है ना, कोटि सरल अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया दोनों का ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। अभिक्रिया की कोटि सरल अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया दोनों का हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जो आणविकता है केवल सरल अभिक्रियाओं का ज्ञात कर सकते हैं। केवल किसका ज्ञात कर सकते हैं? सरल अभिक्रिया का। अब ये एक वर्ड आया है, सरल अभिक्रिया किसे कहते हैं और जटिल अभिक्रिया किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हम उसी में बढ़ेंगे। 4 अंतर समझ आया कि नहीं? अच्छा, और क्या अंतर? अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य हो सकता है, अभी बताया हूँ, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, भिन्नांक हो सकता है, लेकिन आणविकता का मान शून्य नहीं आएगा। अभी छुआ, लेकिन आणविकता का जो मान है, ठीक है, आणविकता का जो मान है वो शून्य नहीं आएगा भाई, ठीक है, या फिर भिन्नात्मक नहीं आएगा। ऐसा कहानी इसका नहीं रहेगा। शून्य नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता और ना ही भिन्नात्मक होता है। शून्य नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता और ना ही भिन्नात्मक होता है। आणविकता का मान सदैव और सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। तो 5 अंतर बहुत है, काफ़ी है, क्लियर है कि नहीं? 5 से ज़्यादा अंतर लिखने का आएगा नहीं, 3 नंबर का आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंतर लिखो, 5 ज़्यादा होगा तो एक आध अभिक्रिया की कोटि का एग्जाम्पल दे देना। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लिए अभी तक? अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, आणविकता किसे कहते हैं। उसके बाद क्या पढ़ लिए? अभिक्रिया की कोटि का क्या लक्षण है। उसके बाद क्या पढ़े? अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका प्रारंभिक और जटिल अभिक्रिया। 2 मिनट का है, सिर्फ परिभाषा है। प्रारंभिक अभिक्रिया और एक है क्या आपका जटिल अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया? जटिल अभिक्रिया। तो ध्यान दो, प्रारंभिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, या इसी को बोलते हैं सरल अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? सरल अभिक्रिया। प्रारंभिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो कि केवल एक पद में संपन्न हो जाती है। केवल एक पद में ही क्या हो जाती है? संपन्न। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही पद में क्या हो जाए? संपन्न। बहुत सारे स्टेप नहीं होता, तुरंत प्रोडक्ट मिलेगा एक ही बार में। क्लियर है ना? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आपका सरल अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? सरल अभिक्रिया। और इसका आणविकता और कोटि याद करना, आणविकता और कोटि याद करना, दोनों क्या है? आसान होता है भाई, दोनों क्या होता है? आसान। दूसरा होता है जटिल अभिक्रिया, जो बहुत सारे पदों में होता है। जटिल अभिक्रिया किसे बोलेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत सारे पदों में संपन्न होती है, जो बहुत सारे पदों में क्या होती है? संपन्न होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जटिल अभिक्रिया। और जटिल अभिक्रिया का जो वेग रहता है, जटिल अभिक्रिया का जो वेग रहता है सबसे मंदतम पद पर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? सबसे मंदतम पद पर निर्भर करता है। अभी चीज के बारे में बताया था, साइकिल फैक्ट्री वाला उदाहरण दिया था, ठीक है, कि मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया बहुत सारे स्टेप में हो रहा है, तो जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा ना, जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसी के ऊपर रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होगी? निर्भर होगी जटिल अभिक्रिया में। और जटिल अभिक्रिया जो रहता है, ध्यान से समझना, जटिल अभिक्रिया का केवल अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करते हैं। अभिक्रिया की क्या ज्ञात करते हैं? कोटि। आणविकता इसका ज्ञात नहीं करते। तो आपको थोड़ा डिटेल याद होना चाहिए कि प्रारंभिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और जटिल अभिक्रिया किसे कहते हैं। जटिल अभिक्रिया में सबसे ज्यादा एमपी पॉइंट ये है कि दर निर्धारक पद कौन होता है? जो सबसे मंदतम होता है। ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें भी वही बोलता है कि मान लो बहुत सारे कारक हैं, वो पेड़ के क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित कर रहे हैं, तो जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित होगा कारक, वही कारक क्या करेगा? दर का निर्धारण करेगा, प्रकाश संश्लेषण का। तो कभी भी ऐसा रासायनिक अभिक्रिया की दर कौन निर्धारित करता है करके आ गया क्वेश्चन, तो याद रखना सबसे मंदतम पद करता है। कौन करता है? सबसे मंदतम। क्लियर है कि नहीं? अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए किसका मान? K का मात्रक। किसका मात्रक? K का मात्रक। मैं आप लोगों को बता डाला हूँ, जैसे कि ये शून्य कोटि के लिए एक बना देते हैं, इधर प्रथम कोटि के लिए बना देते हैं,
और एक बना देते हैं इधर किसके लिए, द्वितीय कोटि के लिए। मैं आपको बोला हूँ आर का जो मात्रक होता है, आर का मात्रक वो यूनिवर्सल है। आर का मात्रक क्या है, यूनिवर्सल, मोल प्रति लीटर, ठीक है ना, प्रति लीटर प्रति सेकंड, सेकंड इनवर्स लिख देता हूँ, क्लियर है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड ऐसा रहता है। लेकिन जो आपका के का मात्रक होता है कैसे रहता है वो, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, जहाँ n क्या है x प्लस वाई, कोटि को जोड़ना है भाई, किसको जोड़ना है, कोटि को। जैसे कि मान लो आपका शून्य कोटि का अभिक्रिया है, क्या है, शून्य कोटि का अभिक्रिया, यानी कि उसमें x प्लस वाई का मान क्या आता है आपका, 0 आता है, क्या रहा है, 0। तो ऐसे कंडीशन में r का जो मात्रक होगा, r का मात्रक तो सब में समान होगा, मोल प्रति लीटर, ठीक है, प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आर का जो मात्रक है उसको हर अभिक्रिया के लिए क्या मान लोगे तुम लोग, समान मान लोगे भाई, चाहे वो शून्य कोटि हो चाहे प्रथम कोटि हो, ये लिख दिया। इसके लिए भी आर का मात्रक वही है, द्वितीय कोटि के लिए मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, क्लियर है ना। लेकिन के का मात्रक को देखो, के का मात्रक क्या होते जाएगा, चेंज होगा, के का मात्रक क्या होगा, चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, जैसे कि देखो प्रथम कोटि के लिए, सॉरी शून्य कोटि के लिए ले रहा हूँ, मोल प्रति लीटर 1 माइनस एन, एन की जगह क्या लिखूंगा, शून्य कोटि है तो शून्य, और सेकेंड इनवर्स, तो सेम टू सेम आ जाएगा, मोल बटे लीटर, ठीक है ना, और सेकेंड इनवर्स मतलब मोल प्रति लीटर, लीटर इनवर्स कर दिया मैं, सेकेंड इनवर्स। ये किसके जैसे दिख रहा है, देखो तो यही है क्या, यानी आर का मात्रक और किसका मात्रक, के का मात्रक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, बराबर, आर बराबर क्या होता है, के का मान, क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। अच्छा, प्रथम कोटि के लिए क्या होगा, प्रथम कोटि के लिए आर का मात्रक तो वही है, लेकिन के का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, यहाँ तक हो गया, हाँ भैया हो गया, 1 माइनस एन, एन की जगह क्या लिखूंगा, प्रथम कोटि है तो 1, और सेकेंड इनवर्स, तो ध्यान दो 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 हो गया, पूरा मान क्या आ जाएगा, खत्म, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1, तो 1 गुणित सेकेंड इनवर्स, तो के का मात्रक केवल क्या बचा, सेकेंड इनवर्स, क्या बचा, सेकेंड इनवर्स। कौन से अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि के लिए। वैसे ही द्वितीय कोटि के लिए आप लोग मात्रक को देखोगे, किसका, आर का मात्रक तो वही रहेगा, लेकिन के का मात्रक क्या हो जाएगा, फिर से मोल प्रति लीटर 1 माइनस एन है, एन की जगह क्या लिखूंगा, द्वितीय कोटि है तो 2, सेकेंड इनवर्स का इनवर्स। अब एक में से 2 घटाओ भाई, तो क्या आ जाएगा, मात्रक में माइनस 1 आएगा, क्या, मोल प्रति लीटर माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। चाहो तो यहीं तक कहानी खत्म कर सकते हो, नहीं तो मोल इनवर्स करो, नीचे में है लीटर तो इनवर्स रहेगा, ऊपर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओनली क्या हो जाएगा, ये लीटर, और ये सेकेंड इनवर्स का सेकेंड इनवर्स। तीनों का प्रथम कोटि, शून्य कोटि और क्या है आपका जी, ठीक है, द्वितीय कोटि, मात्रक क्या होना चाहिए, एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रहता है जिसमें हम लोग केवल मात्रक देख करके पहचान डालेंगे कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वो शून्य कोटि का है कि प्रथम कोटि का है कि द्वितीय कोटि का है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, तो हम लोग देख डाले शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के लिए क्या, मात्रक। अब नेक्स्ट हम लोग जो पार्ट है इसका, हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अभिक्रिया की कोटि से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न। जैसे कि पहला एक क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया है कि आपको ना अभिक्रिया की कोटि का गणना करना है, कोटि की गणना कीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा, ठीक है, गणना कीजिए, और वेग व्यंजक दिया रहेगा ना, याद रखना अभिक्रिया का समीकरण दिया रहेगा तो कोटि गणना नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ साथ में क्या दिया रहेगा, वेग व्यंजक। जैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, उसका वेग व्यंजक कैसा रहता है, वेग बराबर के, ए का घात 1/2 और बी का घात है कितना, 3/2। तो इसका अभिक्रिया का हमको क्या ज्ञात करना है, कोटि ज्ञात करना है। बहुत बड़ा तीर वाला बात है क्या, नहीं, कोटि कैसे ज्ञात करते हैं बोलो मैं, n = घातों का योग x प्लस वाई, ये वास्तविक घात है, वेग समीकरण में दिया है, मतलब वेग समीकरण किसको शो करता है, वास्तविक घातों के मान को, तो जस्ट जोड़ना है, 1/2 धन 3/2, क्या आ जाएगा, 4/2, या फिर क्या गया 2, तो 2 आया, मतलब कौन सा कोटि का अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि का अभिक्रिया है। कौन सी कोटि का अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि का अभिक्रिया। समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, द्वितीय कोटि का अभिक्रिया मात्रक मान लो पूछ देगा तो क्या बताओगे, अभी जो बताया हूँ, मोल इनवर्स लीटर, फिर क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स, अब भी याद करवाया था,
यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, और एक आध क्वेश्चन देखें क्या? हाँ देख लेते हैं भाई। जैसे कि ये देखो, इसको मिटा रहा हूँ ना मैं, ये हो गया ना, देख लो हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक और रासायनिक अभिक्रिया दिया है, जैसे कि वेग बराबर क्या दे दिया आपका के 1/3/2, 1/3/2 और b का घात -1। अब हम लोग को क्या करना है? n का मान निकालना है, x प्लस वाई। जोड़ो भाई, 3/2 प्लस -1, ठीक है, तो 3/2 -1, ये 2 इधर जाएगा, 3 - 2 बटे 2, तो 3/2 कितना आ गया आपका? 1/2, 3 में 2 गया 1/2, तो कितना आ गया? 0.5। तो अभिक्रिया की कोटि का मान, ध्यान समझना, अभिक्रिया की कोटि का मान मैं आप लोगों को बताया था, इसका मान भिन्नात्मक भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी आया। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, मात्रक कैसे निकालेंगे भैया? मात्रक कैसे निकालेंगे? बहुत बड़ा बात है क्या? नहीं, के बराबर क्या होता है? के बराबर क्या होता है बोला हूँ मैं? मोल प्रति लीटर, फिर 1 - n सेकेंड इनवर्स। कुछ नहीं करना है भाई, n का मान रखना है। हमारा n का मान क्या है? 1/2। तो निकालो अब क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। मोल प्रति लीटर क्या हो जाएगा? 2 - 1 कितना आ जाएगा? 1/2 सेकेंड इनवर्स। देखो मात्रक भी आ गया। क्लियर है कि नहीं? तो आपको कभी अभिक्रिया की कोटि का गणना दिया रहेगा, केवल और केवल क्या करना है? घातों का योग करना है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को देखकर नहीं, वेग समीकरण को देखकर। किसको देखकर के? वेग समीकरण का। ये पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया, टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहला टाइप का क्वेश्चन आ गया। कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा? दूसरा टाइप का कैसा क्वेश्चन आ सकता है? टाइप सेकेंड। मान लो कोई आपको अभिक्रिया दिया रहेगा और उसको हमको पहचानना है कि प्रथम कोटि का है कि द्वितीय कोटि का है कि शून्य कोटि का। जैसे कि दे दिया है समीकरण के बराबर 2.5 × 10⁵5 मोल इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स लीटर, फिर लिखा है क्या? सेकेंड इनवर्स। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। बस आपको के का मान दे दिया रहेगा और पूछेगा कि ये कौन सा कोटि का अभिक्रिया है, प्रथम कोटि है, शून्य कोटि है कि द्वितीय कोटि है। अब इसको हम लोग जब देख रहे हैं तो इसका हम लोग क्या देखेंगे? मात्रक। ये मात्रक देखा पहचाना लग रहा है, किसका है? देखो तो अब बीच पढ़े हो, अब बीच किसका है? ये देखो द्वितीय कोटि का है। तो मात्रक यदि याद रहेगा तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कौन से अभिक्रिया के लिए है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए है। किसके लिए है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। वैसे ही मान लो आपको के का मान ऐसे दे दिया 3 × 10⁴ सेकेंड इनवर्स। चलो बताओ ये कौन सी कोटि का है? तो सीधा बता दो, सेकेंड इनवर्स रहता है भैया किसके लिए? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। समझ आ रहा है कि नहीं इतना? ठीक है। तो दो टाइप का क्वेश्चन बता डाला। पहला तो ये है कि आपको अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना है और कोटि ज्ञात करके मात्रक ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मात्रक दिया रहेगा, मात्रक को पहचाना कि ये द्वितीय कोटि का है कि प्रथम कोटि का है कि शून्य कोटि का है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट देखिए क्या, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। और ये टाइप थर्ड, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा आने का चांसेस इसी टाइप के क्वेश्चन का रहता है। आप लोग परीक्षा बोध वगैरह उठा लेना, ठीक है, चाहे प्रबोध कर लो चाहे नवबोध कर लो, जो भी है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा ही रहेगा। क्या बोल रहा है कि मान लो कोई अणु है x और वो रूपांतरित हो रहा है किसमें? y में। किसमें रूपांतरित हो रहा है? y में। और अभिक्रिया की कोटि द्वितीय कोटि है। अभिक्रिया की कोटि क्या है? द्वितीय है, 2 है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। मान लो यदि वेग को मैं, ठीक है ना, सॉरी, मान लो x की जो सांद्रता है, ठीक है, यदि x की सांद्रता को कितना कर दूं मैं? x की सांद्रता को 3 गुना कर दूं। कितना गुना कर दूं? 3 गुना। तो दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समझ आ रहा है कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें x कन्वर्ट हो रहा है y में। क्लियर है? और इसका कोटि क्या चलता है? कौन सी कोटि का अभिक्रिया है? ये द्वितीय कोटि का। अब वो ये बोल रहा है कि मान लो x का मान मैं 3 गुना कर दूं तो इसका जो स्पीड रहेगा वो कैसे प्रभावित होगा? तो हम लोग नॉर्मली तो जो दिया है उसको देखो, x y में रूपांतरित हो रहा है द्वितीय कोटि, सीधा देखो x हो रहा है रूपांतरित y में, यहाँ पास हम लोग r लिखते हैं, r समानुपाती x का सांद्रण, द्वितीय कोटि है तो घात लगा दो 2। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? r बराबर के x का घात 2। अच्छा, ये प्रथम ध्यान देना, पहली बार का स्पीड है नॉर्मली, ठीक है ना, जो दिया हुआ है वो। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या कंडीशन बोला है? यदि x का सांद्रता 3 गुना कर दे। कितना गुना कर दे? 3 गुना। कुछ नहीं करना, इसको समीकरण 1 मानो। 3 गुना करोगे तो वेग चेंज हो जाएगा, r2 हो जाएगा, k तो वही रहेगा। 3 गुना किए तो 3x हो जाएगा और उसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? r2 बराबर के 3 × 9 और x का
स्क्वायर का स्क्वायर, ये समीकरण बन गया आपका 2। अब हम लोग को कंपेयर करना है, क्या करोगे, समीकरण 2 भागित क्या करोगे, समीकरण 1। 2 क्या है, R2 बराबर k इंटू 9 इंटू एक्स का होल स्क्वायर अपॉन R1 इज इक्वल टू k इंटू एक्स का होल स्क्वायर। ये कटा, ये कटा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणित R1। मतलब अब जो अभिक्रिया का वेग है, ठीक है, जब 3 गुना बढ़ा दूंगा तो प्रारंभिक अभिक्रिया के वेग का कितना गुना बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा, 9 गुना। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा आता है, और आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किस टाइप के क्वेश्चन का करना है, इसी टाइप का। मान लो मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया दिया कि माना कोई रासायनिक अभिक्रिया ए है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में। यदि अभिक्रिया की कोटि द्वितीय बोला है, प्रथम कोटि क्या है, कौन सी कोटि क्या है, प्रथम कोटि। मान लो सांद्रता को मैं 5 गुना बढ़ा दूं तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी आएगा। शून्य कोटि क्या है, शून्य कोटि क्या है, घात 0 है, तो कितना भी सांद्रता बढ़ाओ कोई मतलब है क्या, नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो मैं आपको 3 टाइप का क्वेश्चन करा दिया हूँ भाई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है ना, अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बारे में शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।